फिल्म का आगाज मुकम्मल तारीकी से होता है। एक शख्स अचानक आंखें खोलता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो एक अजीब खलाई जहाज के अंदर मौजूद होता है। वो इंतहाई कमजोर होता है और चल भी मुश्किल से पाता है। वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो मालूम होता है कि 2 और इंसान भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों मर चुके होते हैं। उसे ये भी याद नहीं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ क्यों आया या ये जगह कहाँ है। उसकी याददाश्त तकरीबन खत्म हो चुकी होती है। वो स्पेसशिप के अंदर घूमना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे चलना आता है। वो खाना खाता है, पानी पीता है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर चीज उसके लिए अजनबी होती है। वो सिर्फ एक बात समझता है कि अगर वो यहाँ जिंदा रहना चाहता है तो पहले उसे ये जानना होगा कि वो है कौन। चंद दिन गुजरते हैं, उसकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस आना शुरू होती है। उसे अपना नाम याद आता है, रॉयलैंड ग्रेस। वो अमेरिका में एक साइंस टीचर था, लेकिन इससे पहले वो एक मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी रह चुका था। इसी दौरान फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जमीन पर एक अजीब मसला पैदा हो चुका होता है। सूरज पहले की निस्बत कम रोशनी और कम तवानाई देने लगा होता है। पहले तो किसी को यकीन नहीं आता, लेकिन फिर दुनिया भर के साइंसदान तहकीक करते हैं। पता चलता है कि सूरज वाकई अपनी ताकत खो रहा है। तहकीक से मालूम होता है कि उसकी वजह कोई गैस या धूल नहीं, बल्कि एक अजीब खलाई जानदार है। ये नन्हे नन्हे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूरज की तवानाई खा रहे होते हैं। उनका नाम रखा जाता है ऑस्ट्रोफेज। ये आम जरासीम नहीं होते। ये खला में जिंदा रह सकते हैं और सितारों की तवानाई अपने अंदर महफूज कर लेते हैं। अगर सूरज की रोशनी मुसलसल कम होती रही तो जमीन ठंडी होने लगेगी, फसलें तबाह हो जाएंगी, समंदर बदल जाएंगे, करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। आखिरकार इंसानी तहजीब खत्म हो सकती है। दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर इस मसले का हल तलाश करने लगते हैं। उसी दौरान एक ताकतवर साइंसदान सामने आती है। उसका नाम होता है एवा स्टार्ट। वो दुनिया की तकरीबन तमाम ममालिक की तरफ से इस मिशन की सरबराह बन जाती है और उसे गैर मामूली इख्तियारात भी दिए जाते हैं। वो किसी भी साइंसदान, फौजी या हुकूमत को हुक्म दे सकती है, क्योंकि अब पूरी इंसानियत की बका दाव पर लगी होती है। स्टार्ट रॉयलैंड ग्रेस से मिलती है। शुरू में ग्रेस सिर्फ एक स्कूल टीचर होता है, लेकिन ऑस्ट्रोफिज के बारे में उसकी मालूमात बहुत ज्यादा होती हैं। इसी वजह से उसे तहकीकाती टीम में शामिल कर लिया जाता है। ग्रेस ऑस्ट्रोफिज पर तहकीक शुरू करता है। वो हैरान रह जाता है कि ये जानदार नाकाबिले यकीन मिकदार में तवानाई जखीरा कर सकते हैं। इतनी तवानाई कि एक बहुत छोटा सा जर्रा भी पूरे खलाई जहाज को ताकत दे सकता है। यानी यही मखलूक इंसानों की दुश्मन भी है और शायद निजात का जरिया भी। यहीं से दुनिया एक इंतहाई खतरनाक खलाई मिशन की तैयारी शुरू करती है। ऐसा मिशन जिसमें इंसानों को पहली बार सूरज से बहुत दूर एक दूसरे सितारे तक जाना होगा, जहाँ शायद ऑस्ट्रोफिज का राज छुपा हुआ है। जब साइंसदानों को यकीन हो जाता है कि अगर ऑस्ट्रोफिज को ना रोका गया तो चंद दहाइयों में जमीन शदीद बर्फानी दौर में दाखिल हो जाएगी, तो दुनिया भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। बिजली, खुराक, ईंधन और वसाइल की मंसूबाबंदी शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ जमीन पर तैयारी करना काफी नहीं था। असल सवाल ये था, ऑस्ट्रोफिज आखिर आता कहाँ से है। साइंसदान आसमान में मुख्तलिफ सितारों का जायजा लेते हैं। तब उन्हें एक अजीब बात मालूम होती है। तकरीबन तमाम सितारे ऑस्ट्रोफिज से मुतासिर हो रहे हैं, सिवाय एक सितारे के। उस सितारे का नाम ताओ सेटी होता है। ये तकरीबन 12 नूरी साल दूर वाक़या है। इसका मतलब था कि वहाँ जरूर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो ऑस्ट्रोफिज को खत्म कर रही है। अगर वो राज मालूम हो जाए तो जमीन बच सकती है। एवा स्टार्ट फैसला करती है कि इंसानों को ताओ सेटी भेजा जाए। ये तारीख का सबसे मुश्किल खलाई मिशन होने वाला था। इस मकसद के लिए एक खास खलाई जहाज बनाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है हेल मैरी। ये आम रॉकेट नहीं था, इसका ईंधन भी ऑस्ट्रोफिज ही था, क्योंकि ऑस्ट्रोफिज बेहद ताकतवर तवानाई पैदा कर सकता था। इसलिए यही वाहिद चीज थी जो इंसानों को इतनी दूर ले जा सकती थी। दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों और खलाबाजों का इंतखाब किया जाता है। इनमें 3 अफराद शामिल होते हैं, रॉयलैंड ग्रेस, एक खातून खलाबाज, एक मर्द खलाबाज। इन्हें हर मुमकिन साइंसी मसले से निपटने की मशक करवाई जाती है। यहाँ फिल्म एक अहम राज जाहिर करती है। रॉयलैंड ग्रेस असल में खला में जाना ही नहीं चाहता था। वो एक बेहतरीन साइंसदान जरूर था, लेकिन वो खुद को खलाबाज नहीं समझता था। वो बार बार कहता था, मैं जमीन पर रहकर मदद कर सकता हूँ, लेकिन खला में नहीं जा सकता। अचानक मिशन के 2 अहम अरकान खला में जाने के काबिल नहीं रहते। डॉक्टरों को मालूम होता है कि वो खला के तवील सफर के काबिल नहीं रहे। अब पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ जाती है। नए लोगों को तैयार करने का वक्त नहीं था। एवा स्टार्ट समझ जाती है कि अगर ग्रेस ना गया तो मिशन नाकाम हो सकता है। वो उसे कायल करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा। तब एवा एक इंतहाई सख्त फैसला करती है। वो ग्रेस को बेहोश करवा देती है। जब उसे होश आता है तो वो पहले ही हेल मैरी के अंदर मौजूद होता है और खलाई जहाज जमीन से रवाना हो चुका होता है। अब फिल्म दोबारा मौजूदा वक्त में आती है। ग्रेस को आहिस्ता आहिस्ता याद आता है कि वो खला में कैसे पहुंचा। उसे ये भी समझ आ जाता है कि उसके दोनों साथी सफर के दौरान मर चुके थे। तवील मसनूई नींद और उससे मुतालिक अदवायात की वजह से उसकी याददाश्त आर्जी तौर पर खत्म की गई थी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता वापिस आ रही है। अब वो इस अजीम मिशन पर अकेला जिंदा इंसान रह गया है, लेकिन इसे अभी तक ये नहीं मालूम कि ताओ सेटी पर उसका इंतजार क्या कर रहा है। कई साल के सफर के बाद हेल मैरी आखिरकार ताओ सिटी के निजाम पर पहुंच जाता है। ग्रेस सबसे पहले अपने आलात से वहां के सियारों और सितारों का जायजा लेता है। वो हैरान रह जाता है। वाकई ताओ सिटी का सितारा ऑस्ट्रोफिज से तकरीबन महफूज नजर आ रहा होता है, यानी जमीन के साइंसदानों का अंदाजा दुरुस्त था। अचानक स्पेसशिप के सेंसर एक गैर मामूली चीज पकड़ लेते हैं। करीब ही खला में एक और मसनूई खलाई जहाज मौजूद होता है। ग्रेस चौंक जाता है।
वो सोचता है ये कैसे मुमकिन है, क्या इंसानों से पहले कोई और तहजीब भी यहाँ तक पहुंच चुकी है। वो एहतियात से खलाई जहाज के करीब जाता है। दूसरे खलाई जहाज से भी कोई उसका मुशाहिदा कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से डरते हैं, किसी को मालूम नहीं कि सामने दोस्त हैं या दुश्मन। कुछ देर बाद दूसरे स्पेसशिप से रोशनी और मुख्तलिफ किस्म के इशारे भेजे जाते हैं। ग्रेस भी जवाब देता है। यूं पहली बार दो मुख्तलिफ सयारों की ज़हीन मखलूकात एक दूसरे से राब्ता करती हैं। आखिरकार ग्रेस उस मखलूक को देखता है। वो इंसान जैसी बिल्कुल नहीं होती। उसके जिस्म पर सख्त खोल होता है, उसकी 5 मजबूत टांगे होती हैं। वो मकड़ी जैसी दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में निहायत ज़हीन और मुहज़्ज़ब मखलूक होती है। ग्रेस उसका नाम रॉकी रखता है। शुरू में दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते। रॉकी बोलता नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौसीकी जैसे सुरों और आवाजों के जरिए गुफ्तगू करता है। ग्रेस कंप्यूटर की मदद से उन आवाजों का तज्जिया करता है। वो एक छोटा सा तर्जुमा करने वाला निजाम बनाता है। दूसरी तरफ रॉकी भी इंसानी जुबान को समझने की कोशिश करता है। कई दिनों की मेहनत के बाद दोनों एक दूसरे से सादा जुमलों में बात करने लगते हैं। ग्रेस को मालूम होता है कि रॉकी एक दूर दराज सियारे एरिड से आया है। उसकी कौम भी उसी मसले का शिकार है। उनके सितारे की रोशनी भी ऑस्ट्रोफिज की वजह से कम हो रही है। यानी सिर्फ जमीन ही खतरे में नहीं, बल्कि पूरी कायनात की कई ज़हीन तहजीबें इसी आफत से लड़ रही हैं। शुरू में दोनों एक दूसरे से मोहतात रहते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनका मकसद एक ही है। दोनों अपनी अपनी साइंसी मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ग्रेस रॉकी को इंसानों के बारे में बताता है। रॉकी अपने सियारे, अपनी तहजीब और अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे को सिर्फ साथी नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त समझने लगते हैं। दोनों मिलकर ताओ सिटी के इस सियारे का मुतालिया शुरू करते हैं जहाँ ऑस्ट्रोफिज खत्म हो रहा था। उन्हें यकीन था कि वहाँ जरूर कोई ऐसा जानदार मौजूद है जो ऑस्ट्रोफिज को खा जाता है। अगर वो जानदार मिल जाए तो जमीन और रॉकी की दुनिया दोनों को बचाया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ दोनों खतरनाक तहकीक शुरू करते हैं। ग्रेस और रॉकी अपने अपने स्पेसशिप की लेबोरेटरियों में तजर्बात शुरू करते हैं। वो ताओ सिटी के एक सियारे से नमूने जमा करते हैं। ये सियारा गर्म, मरतूब और अजीब माहौल रखता है, जहाँ ऑस्ट्रोफिज बड़ी मिकदार में मौजूद था। साइंसदानों का अंदाजा दुरुस्त निकलता है। वहाँ वाकई एक निहायत छोटा जानदार मौजूद होता है जो ऑस्ट्रोफिज को खा जाता है। इस नन्हे जानदार का नाम रखा जाता है ताओ मेंबा। ये एक माइक्रोस्कोपिक जानदार था। जैसे जमीन पर बाज बैक्टीरिया या दूसरे जरासीम को खा जाते हैं, उसी तरह ताओ मेंबा भी ऑस्ट्रोफिज को खत्म कर देता था। ग्रेस खुशी से झूम उठता है। उसे एहसास होता है कि यही वो चीज है जो जमीन को बचा सकती है। लेकिन मसला अभी खत्म नहीं हुआ था। ताओ मेंबा सिर्फ मखसूस माहौल में जिंदा रह सकता था। अगर उसे उसी हालत में जमीन पर भेजा जाता तो वो रास्ते में मर जाता। लिहाजा ग्रेस और रॉकी कई दिन तक उस पर तजर्बात करते हैं। आखिरकार वो ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं जिससे ताओ मेंबा बड़ी तादाद में जिंदा रह सकता था और सफर भी बर्दाश्त कर सकता था। ग्रेस एक खास छोटा खलाई प्रोब तैयार करता है। उसमें लाखों ताओ मेंबर रखे जाते हैं। मंसूबा ये था कि ये प्रोब खुदकार तरीके से जमीन पर वापस जाएगा। जमीन पर साइंसदान ताओ मेंबर को फैला देंगे, फिर वो सूरज के इर्द गिर्द मौजूद ऑस्ट्रोफिज को खा जाएंगे। यूं सूरज दोबारा अपनी पूरी ताकत से चमकने लगेगा। ग्रेस को मालूम हो जाता है कि उसने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। उसी दौरान रॉकी अपने स्पेसशिप पर वापस चला जाता है। कुछ देर बाद ग्रेस के आलात खतरे का अलार्म बजाते हैं। वो देखता है कि स्पेसशिप में संगीन खराबी पैदा हो गई है। उसे अचानक मालूम होता है कि कुछ ताओ मेंबर इस प्रोब के अंदर मौजूद ऑस्ट्रोफिज ईंधन को भी खाने लगे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो प्रोब के पास सफर करने के लिए ईंधन नहीं बचेगा और वो कभी जमीन तक नहीं पहुंच सकेगा। उसी वक्त ग्रेस को यह भी पता चलता है कि रॉकी अपने सियारे एरिड की तरफ वापस जा रहा है, लेकिन उसके जहाज में भी यही मसला पैदा हो चुका है। यानी अब दोनों तहजीबें खतरे में हैं। ऑस्ट्रोफिज का ईंधन बेकाबू हो रहा था। स्पेसशिप को शदीद नुकसान पहुंचने वाला था। ग्रेस अपने स्पेसशिप का हिसाब लगाता है। अगर वो रॉकी की मदद करने जाता है तो जमीन के लिए भेजा गया प्रोब अपने रास्ते से हट जाएगा। इसका मतलब था या तो जमीन को बचाया जाए या अपने दोस्त की जान बचाई जाए। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। शुरू में ग्रेस खुद से कहता है मेरा फर्ज है कि मैं जमीन को बचाऊं, लेकिन फिर उसे रॉकी की बातें याद आती हैं। वो तमाम दिन याद आते हैं जब दोनों ने एक दूसरे पर एतमाद किया था। रॉकी ने कई मरतबा अपनी जान खतरे में डालकर ग्रेस की मदद की थी। आखिरकार ग्रेस फैसला करता है मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दूंगा। वो फौरन अपने स्पेसशिप का रुख मोड़ देता है। अपनी जान और मिशन दोनों को खतरे में डालकर वो रॉकी के स्पेसशिप की तरफ रवाना हो जाता है। ग्रेस स्पेस सूट पहनकर खला में निकलता है। वो निहायत खतरनाक हालात में रॉकी के स्पेसशिप तक पहुंचता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर रॉकी के स्पेसशिप में दाखिल होता है। उसे देखकर रॉकी हैरान रह जाता है। वो पूछता है तुम अपनी दुनिया छोड़कर मुझे बचाने आए हो? ग्रेस मुस्कुराकर जवाब देता है हाँ, क्योंकि दोस्त यही करते हैं। यह फिल्म का सबसे जज्बाती लम्हा होता है। दोनों मिलकर ताओ मेंबा को काबू करते हैं और स्पेसशिप को दोबारा महफूज बना देते हैं। रॉकी की जान बच जाती है। वो बेहद खुश होता है। उसकी जुबान में इंसानों के लिए सबसे बड़ा लफ्ज था दोस्त। और अब ग्रेस सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि रॉकी का हकीकी दोस्त बन चुका था। ग्रेस ने पहले ही ताओ मेंबा से भरा प्रोब जमीन की तरफ रवाना कर दिया था। वो प्रोब बगैर इंसान के खुदकार निजाम के जरिए अपने सफर पर निकल जाता है। उसके बाद ग्रेस के पास जमीन वापस जाने के लिए न वक्त बचता है और न ही इतना ईंधन। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो शायद कभी अपने घर वापस नहीं जा सकेगा। रॉकी ग्रेस को अपने सियारे एरिड ले जाता है। वहाँ का माहौल इंसानों के लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए उसके लिए एक खास रिहायशी जगह बनाई जाती है जहाँ वो जिंदा रह सके। रॉकी की पूरी कौम ग्रेस का एहतराम करती है क्योंकि उसने सिर्फ अपने सियारे के लिए नहीं
बल्कि उनकी दुनिया के लिए भी अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। काफी अरसा गुजर जाता है। एक दिन ग्रेस को मालूम होता है कि भेजा गया प्रोब कामयाबी से पहुंच गया था। टॉम एम्बर ने सूरज के गिर्द मौजूद ऑस्ट्रोफिज को खाना शुरू कर दिया। सूरज दोबारा अपनी मामूल की ताकत हासिल करने लगा। इंसानियत तबाह होने से महफूज हो गई। इसी तरह रॉकी की दुनिया भी बच गई। फिल्म के आखिरी मनाजिर में ग्रेस एरिड पर रह रहा होता है। वो वहाँ के बच्चों को साइंस पढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जमीन पर स्कूल में पढ़ाया करता था। उसके चेहरे पर सुकून होता है। अगरचा वो कभी जमीन वापिस नहीं जा सका, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने 2 पूरी तहजीबों को बचा लिया। रॉकी उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था और दोनों की दोस्ती इस बात की अलामत बन जाती है कि मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग भी एक दूसरे पर एतमाद कर सकते हैं और मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। प्रोजेक्ट हेल मैरी सिर्फ खलाई मुहिम की कहानी नहीं, बल्कि ये दोस्ती, कुर्बानी, साइंस, हिम्मत और इंसानियत की बका की दास्तान है। इसका सबसे खूबसूरत सबक ये है कि असल हीरो वो होता है जो अपनी जान से बढ़कर दूसरों की जिंदगी को अहम समझे।